बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हल क्या है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमैरा राना। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम मुख्तलिफ समाजी इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं और उसके मुमकिना हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान है हज। हज के मामलात में हाजियों को क्या मसाइल दरपेश हैं, कौन कौन से चैलेंजेस उनके सामने हैं, उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है, उनका हल कैसे निकाला जा सकता है, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, हज एक मुक़द्दस दीनी फ़रीज़ा है और हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ भी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स घर बैतुल्लाह शरीफ का हज करे और इस दौरान बदगोई और बदगुमानी से इज्तनाब करे तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे वो अपनी माँ के पेट से अभी जना हो, यानी बिल्कुल गुनाहों से पाक हो जाता है। नाज़रीन, हज एक मुशक्क़त तलब इबादत है। हाजियों को अपना ख्याल रखना है, चहलकदमी करनी है और कवानीन पर जो भी तयशुदा हैं सऊदी हुकूमत की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, उन पर सख्ती से अमल दरामद भी करना है। वज़ारत मज़हबी अमूर ने वफाकी काबीना से हज 2023 की मंजूरी भी ली। उसका ऐलान किया गया उस पॉलिसी का, जिसके मुताबिक 79,210 आज़मीन हज इस दफ़ा हज का फरीज़ा अदा करेंगे और सरकारी हज स्कीम के तहत हज पैकेज 11,75,000 रुपये तक का होगा। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मौजूद किया है हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान, वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी सेनेटर तलहा महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी बहुत शुक्रिया। तलहा महमूद साहब, ये वज़ारत चूँकि आपको मिली फ़र्स्ट टाइम और उस सूरत हाल में इस आपको सामना करना पड़ा है, जबकि हज के दिन भी बहुत करीब हैं और बड़ी चैलेंजिंग सी सिचुएशन है इस टाइम। तो आपने रिसेंटली मक्का और मदीना का विज़िट भी किया, तो आपने क्या देखा? कि सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसा फ़ील हुआ जब ये वज़ारत आपको मिली और उसके बाद जब आपने जहाँ के वहाँ पे हज इंतज़ामात का जायज़ा ख़ुद लिया, आप उनसे मुतमईन नज़र आए? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ये ठीक कहा कि ये पहली मरतबा ये मजहबी अमूर के हवाले से मुझे पोर्टफोलियो, खैर ये तो मेन पोर्टफोलियो है, इसके अलावा कोई जैसे स्टैंडिंग कमेटी, इससे भी मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं रही। अच्छा। लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। उसकी वजह ये कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े चैलेंज जो हैं वो एक्सेप्ट किए हैं। जी। तो ये जैसे ही मुझे पोर्टफोलियो मिला जी। तो मैंने उसकी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर से ब्रीफिंग लेने के बाद मैं सीधा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से मैं सीधा मैं सऊदी अरब चला गया। हालांकि एक दिन पहले गया था, मैं वेडनेसडे नाइट को ही चला गया था। थर्सडे मॉर्निंग में मक्का मुकरमा में था और ये पहली ईद है, ईद उल फितर, जो मेरी घर से बाहर गुजरी है। अच्छा। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था हज का मामला। ईद उल अज़हा मेरी हमेशा घर से बाहर गुजरती है रूटीन में, क्योंकि मेरा वेलफेयर जॉब है। वेलफेयर के हवाले से मैं पहाड़ों में, कैंपों में, अफ्रीका में, सीरिया में, अच्छा। और कोहिस्तान में, इन इलाकों में मेरी ईद होती है। तो घर वाले तो ईद उल अज़हा पे तो मुझे नहीं देखते, लेकिन इस दफ़ा पहली मरतबा ईद उल फितर पे भी मैं मौजूद नहीं था। खैर, मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त हमारे पाकिस्तान के लोग और हाजी हैं। तो उस वाले से जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो हमारे लिए एक और भी इससे बड़ा चैलेंज नज़र आया। वो चैलेंज ये नज़र आया कि मैं तो नया ही हूँ वहाँ पे। जब जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं वो भी 3 दिन पहले पहुँचे थे नए, उससे पहले वहाँ पे कोई डीजी हज नहीं था। और मक्का का चलो डीजी हज नहीं था, कोई बात नहीं, डायरेक्टर हज भी उसी वक्त तब्दील हुआ है। हालांकि चाहिए था कि ये काम 2 महीने पहले कर लेते, 3 महीने। तो डायरेक्टर हज जो है वो भी नया था। बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अब मैं जब डायरेक्टर हज से को बात करता हूँ तो डायरेक्टर हज को कुछ पता नहीं है। डायरेक्टर जनरल से पूछता हूँ, वो भी बेचारे कहते हैं यार हम अभी पहुँचे हैं, और उस वक्त पहुँचे हैं जब छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं सऊदी अरब की। मैं उन सारी छुट्टियों के अंदर मैंने सिर्फ काम किया, और काम ये किया
कि मैं उसकी डेप्थ में गया हूँ। कितने दिन स्टे किया था? मैं तकरीबन कोई 5-6 दिन रहा वहाँ पर। ठीक। तो लेकिन वो 5-6 दिन आप समझ लें कि शायद 2 महीने से भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें मेरी पोजीशन ये थी कि मैं कोई 24 घंटे में से 18-19 घंटे मैं फील्ड में था। तो मैं एक एक जगह पर खुद गया, मैंने जाके पहले तो पूरे प्रोसीजर को समझा, जी। फिर वहाँ पर जो सऊदी गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे भी रब्ते किए। वो भी एक प्रॉब्लम ये आया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे, छुट्टी चल रही थी वहाँ पे। लेकिन ये बड़ी बात है कि वहाँ पर जो उनके वज़ीर हज और उम्रा हैं डॉक्टर तौफीक, उन्होंने माशाल्लाह वो टेलीफोन पे मेरे साथ रब्ते में थे और उन्होंने ये मुझे बड़ी कोऑपरेशन दी कि वहाँ पर जो मुताल्लिका लोग थे जी। उनसे उन्होंने मेरी मुलाकातें कराईं। ठीक। तो उसमें उसके जो प्रोसीजर्स, फिर बहुत सारी चीज़ें, चूँकि मैं हज करता रहा हूँ और मैंने जब भी हज किया है वो आम लोगों की तरह मेरे हज भी रहे हैं। और आपको इससे ज़्यादा अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पे हुजाज कराम के मसाइल हैं क्या असल जी, में? वो चूँकि मैं उन लोगों में फिरता हूँ, मैंने उस अंदाज में हज किए हैं, तो मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा है ठीक। कि वहाँ पे जो हमारे हाजी जाते हैं वो बेचारे बहुत मसाइल फेस करते हैं। जी। जी ठीक है। अच्छा तलहा साहब, सरकारी हज पैकेज के कौन से अहम बुनियादी सतून हैं जिनमें आप समझते हैं कि अखराजात का तयन होता है? जी मेरा ख्याल है कि हमारे मैं एक बात और भी बता दूं कि मुझे मैं अब इस वक्त हज के हवाले से काफ़ी हद तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है ठीक। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी डेप्थ में हमें जाना चाहिए। हज के हवाले से जो टॉपिक आपने कहा, इस टॉपिक पे मुझे काफ़ी गैप्स नज़र आए और मेरा ख्याल है कि ये कॉस्ट जो है रिड्यूस की जा सकती है और की जा सकती थी। लेकिन इस स्टेज पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ कि आज मैं उसकी कोई प्राइस को नीचे कर सकूँ तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि, और अगर मैं ये कहूँ कि बहुत आइडियल मैं हज करा दूंगा तो ये भी मैं नहीं कह सकता। सब्सिडी दी जा सकती है? सब्सिडी तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, वो कैबिनेट का फैसला है, वो प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। इस फिनेंशियल क्रंच जिसमें पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, पिछले साल इन्होंने 1.5 लाख की सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ये कोई देने की पोजीशन पे है। जो हालात मैं देखता हूँ, क्योंकि कैबिनेट में मैं बैठता हूँ, तो मैं आता, और मेरा ख्याल है कि सब्सिडी से ज़्यादा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को रिलीफ मिले और कम कॉस्ट में वो एक अच्छा जो है वो हज कर सकें। ये है बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि सर ये जो एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द है उसके लिए तो हज करना नामुमकिन है। वो तो ज़ाहिरी बात है कि कैसे हुकूमत सस्ता कर सकती है, कैसे उसकी पहुंच में बना सकती है हज को, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। जी, इसके अंदर वर्कआउट भी करना पड़ेगा। फिर बात ये कि हम इस वक्त बात करते हैं पाक रुपी के अंदर हज करना है हमने सऊदी अरब के अंदर। अगर ये हज करना हो पाकिस्तान के अंदर तो फिर तो आप इसका कंपैरिजन पाक रुपी में कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसकी कॉस्ट के अंदर अगर ये बताऊं कि पिछला हज 2022 का जो हुआ है वो $5,000 में हुआ है, तो इस वक्त $5,000 जो है वो आपकी रकम बनेगी तकरीबन 14-14.5 लाख रुपए, 14 लाख 290 के 283 अगर 84 समथिंग उससे भी मल्टीप्लाई करें तो 14 के लगभग ये हज हो रहा है आपका डॉलर के अंदर कोई 4,000 समथिंग। यानी पिछले साल से कॉस्ट कम लेकर आए हो। वो असल में रुपया डिवैल्यू हो गया और डॉलर का ये रेट है ऊपर चला गया, असल मसला इसलिए लोगों को महसूस हो रहा है कि ये क्या इतनी महंगी हो गई है। अच्छा, अब हम अगर इससे पीछे भी जाते हैं जी। तो लोग कहते हैं देखें उसके दौर में हुआ था 5 लाख में, 6 लाख में या 4.5 लाख में। वो भाई उस वक्त का डॉलर के अंदर जब आप कंपैरिजन करेंगे, उस वक्त डॉलर था 105 रुपये का, 6 रुपये का या 110 रुपये का। तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन फिर भी इसकी कॉस्ट कम हो सकती है। वो कॉस्ट किस तरह कम हो सकती है, जो आपने बुनियादी सवाल किया था कि कॉस्ट के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं। जब हाजी यहाँ से चलता है
तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट है एयर फ्रेट। जी। एयर फ्रेट इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा लगाए हैं। अब जो मैंने पिछले साल टिकट ली थी $1000 की, जी। मैं इस साल वो 900 समथिंग की डॉलर की मैं टिकट ले रहा हूँ, रिटर्न टिकट। नेगोशिएशन के ऊपर, उनके साथ डिस्कशंस के साथ, जितनी भी एयरलाइंस हैं, मैंने पिछले साल से उसको कम किया है, लेकिन पाक रुपी में मैं ऊपर चला गया हूँ। इसलिए कि उस वक़्त पिछले साल कोई 170-75 रुपये का डॉलर था, जी। आज 284, 384 85 के लगभग चल रहा है, 83 समथिंग आज मैं देख रहा था रेट है। तो जब हम डॉलर में जाते हैं या रियाल में जाते हैं तो हमने उसको कंट्रोल किया है, लेकिन जब हम पाक रुपी में जाते हैं तो ये होता है। अब हम कॉस्ट की तरफ जाते हैं। एयरलाइन के बाद जब वो वहाँ पर उतरता है तो उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए जी। ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं। ट्रांसपोर्ट के बाद वो जब अपने बिल्डिंग में पहुंचता है तो उसको रहाइश चाहिए, रहाइश के बाद उसको खाना चाहिए। वो उस दौरान जो अगर वो प्री हज पहुंचता है तो जैसे इस वक्त मेरी फ़्लाइटें जो है वो पहली ज़िकात से शुरू हो जाएंगी। पहली ज़िकात का तकरीबन 21 मई बनती है लगभग, तो मुझे 21 मई को असेस करना होगा। 21 मई से स्टार्ट होगी तो हज तो मेरा हो रहा है कोई 27-28 जून को, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वो अपने पैरामीटर्स पे है। मेरी पहले जो फ़्लाइट जाएंगी वो जाएंगी मदीना मुनव्वरा 15 दिन, और उसमें वो उसके लिए ज़रूरत है वहाँ पर, उसने वहाँ पे 40 नमाजें जो हैं वो पूरी करनी है। मिनिमम 9 दिन उसने रहना है। 8 दिन बनते हैं, लेकिन 1 दिन हम एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि उनकी कोई एक आध नमाज आगे पीछे हो तो वो पूरी हो सके। उसके बाद उसने मदीना वो खाना खाना है होटल, उसके बाद मदीना मुनव्वरा से उसने ट्रैवल करना है मक्का मुकरमा। मक्का मुकरमा में भी उसको रहाइश चाहिए और रहाइश के साथ साथ उनको खाना फैसिलिटीज़ चाहिए। ये सारा करने के बाद जब 7 ज़िलहज्जा शुरू होगा तो उसको हमें लेके जाना है मिना। ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट उसको खैमे में छोड़ेगी। 8 ज़िलहज से 13 ज़िलहज का एक टाइम पीरियड। जी हाँ, लेकिन हम 7 से ही ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें इस दफ़ा तो हाजी बहुत ज़्यादा है। उसमें जब वो मिना पहुँचेगा तो मिना में भी उसकी ज़रूरियात हैं, उसके खाने के मामलात हैं, मेडिसिन भी आ जाती हैं उसी मेडिसिन जो है वो तो एक थ्रू आउट चल रहा है। अच्छा। वो मेडिसिन जो है वो थ्रू आउट, वो तो जिस दिन वहाँ पहुँचेगा मदीना मुनव्वरा है तो मुझे वहाँ पे अपना मेडिकल का सेटअप लगाना है, मुझे मक्का मुकरमा में लगाना है, मुझे मिना में लगाना है, मुझे अरफात में भी लगाना है। बिल्कुल। तो उसके अंदर फिर उसने मिना में 1 दिन गुजार के 9 ज़िलहज्जा जो हमारा हज का दिन है उसको ट्रैवल कराना है। वहाँ से वो अरफात जाएगा। अरफात में क़याम करने के बाद मगरिब के वक़्त उसने निकलना है वहाँ से मुज़दलिफ़ा के लिए, उसको ट्रैवल कराना है मुज़दलिफ़ा में ट्रैवल करा के रात वो वहाँ पर रहेगा, और वो ओपन होता है, वहाँ पे हमारा कोई अरेंजमेंट नहीं होता, और वहाँ पे खुले आसमान के नीचे बैठना होता है। और यही हज की भी शराइत में ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उसको 10 ज़िलहज्जा को हमने मिना लेकर आना है। मिना में आने के बाद उन्होंने अपना रिमी करनी है और जमरात में रिमी करनी है। उसके बाद उसे तवाफ़े ज़ियारत के लिए जाना है। सही। तवाफ़े तो और इस दौरान फिर उसे 3 दिन 10 ज़िलहज्जा, 11 और 12 मगरिब से पहले उसको मिना को छोड़ना होगा। अगर वो मगरिब से पहले ना छोड़ सका तो फिर उसको रात रहना पड़ेगा, और 13 ज़िलहज्जा को फिर वो मिना छोड़ सकता है। ये 8 दिन का पैकेज आप बता रहे हैं कि 8 दिन में ये चीज़ें कवर होती है। बेसिकली जो ज़्यादा अखराजात का तयन जहाँ पर होता है, ये सारे फैक्टर्स हैं। ये ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि ये एक पोर्शन होता है जो हमारा काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है जिसमें हम ये हज कराते हैं। ये होता है तकरीबन 5 से 6 दिन का। अच्छा, जी। उसके बाद वो वापस आएगा। उसने मक्का में अगर रहना है तो मक्का में रहेगा, वरना मक्का से फिर उसको आधे हम लेके जाते हैं मदीना मुनव्वरा, आधा मक्का। फिर हम
इसको स्विच ओवर करते हैं। हाँ, twist कर मदीना वाले जो है वो हज से पहले मक्का मुकरमा आ जाते हैं, और हज के बाद मक्का जो लोग डायरेक्ट पहुँचे होते हैं वो चले जाते हैं मदीना मुनव्वरा। अच्छा तलहा साहब, आप फर्स्ट ज़िकात से हज फ्लाइट शुरू कर रहे हैं, तो बेसिकली चूँकि मैंने भी सऊदी अरब में बहुत टाइम गुजारा है, हज भी किया हुआ है, तो जो लोग अर्ली चले जाते हैं, बहुत दिन पहले चले जाते हैं, वहाँ स्टे करते हैं, तो उनको क्या एकोमोडेशन थोड़ा सस्ता मिलता है, या वहाँ पर जो फ़्लाइट फेयर है वो कम होता है, या वो समझते हैं कि शायद अर्ली जाने से अखराजात में कोई कमी हो जाती है, या वो लोग जो बिल्कुल हद से 4-5 दिन पहले जाते हैं और फिर 4-5 दिन ही लेट वहाँ से वापसी होती है, तो क्या इनमें कोई बैलेंस आता है? बहुत फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क होता है। जब शुरू में जाते हैं तो अकोमोडेशन इजीली अवेलेबल होती है, ऐसा ऐसा लोग आ रहे होते हैं, और आखिरी दिनों में तो वहाँ पे कोई बुकिंग कब से स्टार्ट करते हैं बेसिकली वहाँ पे रिहाइश की? खास जो तौर हम पे? लोग जी वो तो हम अभी शुरू कर चुके हैं, हम लेट हैं इसमें। अच्छा, असूली तौर पे तो ये रमज़ान में हो जानी चाहिए। जितनी जल्दी हम बुकिंग करेंगे उतनी हमें अच्छी और सस्ती जगह मिलेंगी। हमारा मुकाबला जो है वो चल रहा होता है मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, अच्छा। बांग्लादेश के साथ, सही। इंडिया के साथ, क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। और जिस वक्त हम बिल्डिंग ले रहे होते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो सस्ता लें एग्जैक्टली, हाँ और जी अच्छी बिल्डिंग लें। जी और हम इसके अंदर जो मैंने कॉस्ट डिक्रीज की बात की, जी वो ये टेक्निकल बात, जो टेक्निकल क्वेश्चन आपने किया है जी जी। उसमें ये बात है अच्छा, कि अगर हम ये काम करते हैं रमज़ान के अंदर या रमज़ान से पहले भी, बल्कि रमज़ान से पहले नहीं, हमें 3 साल का प्रोग्राम देना चाहिए, मेरी कॉस्ट बहुत नीचे चली जाएगी। ये तो खैर अभी आपको पोर्टफोलियो मिला है, ऐसा बहुत सारे इसमें लूप होल्स भी आपको नज़र आएंगे जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। अच्छा सर, इस साल जो सरकारी हज स्कीम है उसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब एक रेगुलर हज स्कीम है और एक जो है वो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम है। ये फ़र्क क्यों है और ये फ़ैसला करने की नौबत क्यों महसूस हुई है? मेरा ख्याल है ये गलत फैसला है, नहीं करना चाहिए था। ये हज है। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पे मैं आपको फिगर देता हूँ, तकरीबन हम इसको डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। सबसे पहले जी वो एक होता है गवर्नमेंट का हज, एक होता है हम जो Private। देते हैं हज ग्रुप जी। ऑपरेटर्स को जो जी। देते हैं, HGO को, उनको 50% और 50% जो है वो हमारे पास है इस साल। हाँ और पिछले साल हमारा जो है वो डिफरेंट था, 60-40 रेशो था। 60-40 का रेशो था। ठीक। 60% हज ऑपरेटर्स, 40% गवर्नमेंट के पास था। अच्छा यानी हमारे गवर्नमेंट के थ्रू 34,000 हाजियों को हज कराया, और जो हज ऑपरेटर थे उन्होंने 45-46,000 का हज कराया। इस दफ़ा मेरे तकरीबन आपने जो कहा 79,000, इसके बाद फिर और भी कुछ हैं, अच्छा। जैसे आर्मी के हैं, और जी। भी, मतलब 80,000 से ऊपर जाते हैं हम। ठीक। और बाकी हमारे 50% हमने हज ऑपरेटर्स को दिया। जी तो उसमें एक वजह ये भी है, आपको मैं ज़रा इधर थोड़ा सा ज़रूर क्लियर जी, करना please। चाहूँगा कि हमारा कंपैरिजन हज 2023-2022 के साथ कंपैरिजन नहीं बनेगा, सही। इसलिए कि उस वक़्त पूरी दुनिया से 8,50,000 हाजी आए थे। इस वक़्त हमारा जो हाजी वहाँ पर आ रहा है वो मिलियंस में है, फुल फोर्स में हज हो रहा है। पूरी तो दुनिया से? जी, पूरी दुनिया से, जी पूरी दुनिया से सऊदी। जब पूरी दुनिया से आ रहा है तो उसमें उधर जो अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग्स है, ट्रांसपोर्ट है, आपके बाकी पैरामीटर्स हैं, उनकी कॉस्ट ऊपर जा रही है। यानी कि उनके पास पिछले साल तो हर चीज़ खाली पड़ी हुई थी, यानी बिल्डिंग्स वहाँ पे अवेलेबल थी, लेने वाला कोई नहीं था, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल थी, ट्रांसपोर्ट लेने वाला कोई नहीं था। पिछले 2 साल तो कोविड का भी बहुत ज़्यादा वो रहा लेकिन ना मामला। 2000 जी, उससे पहले 2020 और 2021 में मौकूफ रहा है। जी हमारा कंपैरिजन बनेगा अब 2019 के साथ, क्योंकि वो भी फुल फोर्स का हज था, ये भी फुल फोर्स का हज है। ठीक। अच्छा सर, कितनी एप्लीकेशंस गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत अब तक आपको मौसूल हुई हैं और क्या सबकी सब अप्रूव हुई हैं? हाँ, आपने अभी जो पिछला क्वेश्चन मैं आपका शायद जी, इसी ठीक, के ज़रूर। साथ मिला देता हूँ। आपका क्वेश्चन था फॉरेन जी वो जो फंडिंग के हवाले से स्पॉन्सरशिप के हवाले से जो प्राइवेट। जी अच्छा, उसमें हमें जो एप्लीकेशन लास्ट जो इस स्कीम जी। के तहत वसूल हुई हैं जी। कि 50% हम और 50% हज ऑपरेटर, इसको हमने 4 हिस्सों में इन्होंने तब्दील किया कि जो हमें 80,000 लगभग लेके जाने हैं तो 40,000 हम लेके जाएंगे लोकल करेंसी में,
और 40% बाहर से लोग अपने पासपोर्ट बनाएंगे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, नाइकोप वगैरह भी है, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाएंगे और वो पाकिस्तान में थ्रू फॉरेन करेंसी पैसे भेजेंगे और वो फिर उस स्कीम में आते हैं। तो ये अदम दस्तयाब उसका तो नहीं है ना? उसका हशर बता देता हूँ क्या हुआ। हाँ, यही पूछना उसका हशर ये हुआ कि वो एप्लीकेशनें जो हैं वो 7,000 के लगभग आई बाहर से। उसमें एक मसला आया कि जो लोग पासपोर्ट बनाना चाहते थे, तो पाकिस्तान के अंदर एक बात है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, सिंपल निज़ाम है नहीं। इतनी कॉम्प्लिकेशन है कि वो बेचारे रुलते रह गए। पासपोर्ट नहीं बन रहे, उनके पासपोर्ट के बहुत सारे मसाइल हैं, बेशुमार एप्लीकेशन हमारे पास और शिकायतें आई हैं कि पासपोर्ट हमें नहीं मिल रहा। तो पासपोर्ट ही नहीं है तो हम कैसे पैसे भेजें? पासपोर्ट के अलावा फंड ट्रांसफर की भी बहुत सारी शिकायत आ रही है, बहुत ज्यादा मसाइल रहे कि पैसे भेजने हैं, आपने पहले इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर जाएंगे, इधर से। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अता फरमाए, हमारी दुआएं हैं। मैं कहता हूँ कि इस वक्त तो बाकायदा वो 2 रकात वो पढ़ के हमें जो है वो अपना दुआ करनी चाहिए जब एक डिसास्टर आ रहा होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए कि बाकी चीज़ें तो ठीक है, इनको अक्ल सलीम आए। इनको पास अक्ल मुझे नहीं समझ आती है क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। इनकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम फॉरेन करेंसी का मसला फेस कर रहे हैं, इनकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, इनके मसाइल की वजह से। आज ये मैं बात कर रहा हूँ, जो समझने वाले हैं वो मेरी बात समझ रहे हैं, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे नेशनल असेंबली में मेरी आप स्पीच सुन लें, अगर आप फाइनेंस के हवाले से या बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से आप मेरी स्पीच सुन लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं इनकी पॉलिसियों से एग्री नहीं करता हूँ। खैर एनीवे, हर आदमी का अपना ज़हन है। अगर कोई समझता है कि, और हमेशा इंसान जब एक पॉलिसी देता है और उस पॉलिसी का रिजल्ट ठीक ना आ रहा हो या एक रास्ते पे चल रहा है, उसको रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो आप इधर से दूसरा रास्ता बनाएंगे ना। ये तो नहीं है कि उसको मारते हुए उसके ऊपर छलांगे मार के उसके ऊपर से निकलेंगे। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कर रही है कि जब उसको नजर आ रहा है कि उसकी पॉलिसी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको चाहिए कि अपनी पॉलिसी को रिकंसिडर करके उसको ठीक करे। 22 लाख से ज्यादा मेरा हाजी जो है उम्रा करता है, वो जो डॉलर लेके जाता है वो लेके जाता है डॉलर, वो कोई अफगानिस्तान से या चाइना से या मलेशिया से लेकर आता है डॉलर, पाकिस्तान से लेके जाता है। और आज मेरा ये 40,000 हाजी जाना चाहता है, उसको ये भी इजाजत नहीं है कि वो अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। नहीं, बिल्कुल अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। मैं कहता हूँ कि इसको समझने की जरूरत है। इसकी वजह से अब प्रॉब्लम क्या आया? इसकी वजह से प्रॉब्लम मुझे ये आया कि 8,000 पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 8,000 हाजियों का जो कोटा मेरे पास मौजूद था मुझे सरेंडर करना पड़ा। ओह माय गॉड। और ये 8,000 हाजी भी हज कर सकता था अगर इनको इजाज़त मिल जाती कि भाई ये डॉलर जो है, यही 8,000 उठा के मैं दे देता अगर खुद मुझे पास। अच्छा खैर, एक इन्होंने अच्छा काम किया, जो अच्छा काम किया उसकी तारीफ करनी चाहिए। इन्होंने ये किया कि जब 6,000 7,000 एप्लीकेशन आई तो मेरे पास तो 33,000 हाजी जो है वो लैप्स हो रहा था। इन्होंने फिर मेहरबानी ये फरमाई कि जो 40,000 तो मेरा रेगुलर स्कीम में था, तो 33,000 को भी उन्होंने रेगुलर स्कीम में डाल दिया। इसमें मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया। उससे ये हुआ कि मेरे पास जो 72-73,000 रेगुलर मेरे पास आई थी पाकिस्तान से, वो मेरी सारी रेगुलराइज हो गई। लेकिन इन्होंने मेरे साथ तो ये कर दिया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। ये जो हाजी ऑपरेटर्स हैं या ये जो लोग लेके जाते हैं, ये लोग जो है ये कहाँ से लेके जाते हैं? सर ये तो बहुत इसमें सॉरी टू कट, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लूट खसूट भी करते हैं, लूट मार होती है इसमें बहुत ज्यादा, लेकिन इसको हाईलाइट करेगा कौन? देखिए मेरी बात सुने, जो लूट मार होती है ये काम है हज मिनिस्ट्री का, ये लूट मार ना करने दें। जब मैं 11,75,000 रुपये से मैं अपना पहला हज शुरू करता हूँ, तो जो हज ऑपरेटर बैठा है वो 8 लाख से शुरू करेगा कि वो 12 लाख से शुरू करेगा? मैंने उसको फायदा दे दिया ना, वो 12 लाख रुपए से शुरू करेगा। फिर 12 लाख से
फिर हमें अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए, अच्छे मामलात चाहिए। तो ये हज जो गया ये तो 32 लाख रुपए तक का, मैं जो शीट देख रहा था 32 लाख तक है कि जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो 32 लाख रुपए दे। उसके बाद ये हज ऑपरेटर क्या करते हैं, मैं इनकी फेवर में भी बात की है कि भाई इनके साथ ये होना चाहिए था कि इनको ये फैसिलिटेट कर देते फॉरेन करेंसी के हवाले से और बाकी चीज़ों। लेकिन उसके बाद ये हज ऑपरेटर्स के ऊपर जो मेरी रिजर्वेशन है एज ए मिनिस्टर रिलीजियस, एज ए मैं पाकिस्तानी हूँ, आई एम एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, ये जुल्म करते हैं हमारे हाजियों के साथ। क्या जुल्म करते हैं, इनके साथ जो कमिटमेंट्स हैं वो ऑनर नहीं करते। मैं इनको इसका सबक सिखाऊंगा। अगर इन्होंने इस दफ़ा हज की जो कमिटमेंट की है, मेरे लोग मुर्गियां बेच के गुर्बत के साथ 50-50 रुपए इकट्ठा करके ये लोग जो है ये हज के लिए जाते हैं, और ये लोग हज के नाम पे अगर जुल्म करेंगे मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो ये लोग जो इस तरह की करप्शन में मुलव्वस पाए जाते हैं, करप्शन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डिसकमिटमेंट है। देखिए ना, डिसकमिटमेंट ये है कि उन्होंने अगर उनको या तो उनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, हम आपको ये फैसिलिटीज देंगे। अगर ये फैसिलिटीज उन्होंने देनी है और उसके बाद वहां जाके उनको पकड़ाई ना दें, मेरा हाजी वहां पर रुल जाए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? उसका जिम्मेदार वो शख्स होगा जो उनको लेके गया है। और मैंने ये स्ट्रेट वे ऐलान भी किया है, आपके फोरम से भी ऐलान कर रहा हूँ कि अव्वल दो पता नहीं मेरे पास कब तक ये पोर्टफोलियो है और कब तक ये सारा चलता है। अगर मेरे पास रहा तो मैं उनको ब्लैकलिस्ट भी करूंगा, और चाहे जिस मर्जी की सिफारिश लेकर आए मैं नहीं उनको छोड़ूंगा। अगर मेरे हाजियों के साथ इन्होंने किया तो ये मिनिस्ट्री पड़ी है, मैं प्लेट पे मैं उसको उठा के फेंक दूंगा, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। अगर वो ये समझते हैं, इसलिए मैं सिर्फ इस फोरम से ये फायदा उठा रहा हूँ कि ये मैसेज उन तक पहुंच जाए। मैं वैसे हर तरफ से मैसेज पहुंचा रहा हूँ कि होशियार हो जाओ, अगर मेरे हाजियों के साथ आपने जुल्म किया मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, अब ये जहाँ हम ये बात करें वहाँ पर हम मुआवनीन की भी बात करते हैं कि मुआवनीन का जो है वो हज पे बड़ा एक अहम किरदार भी होता है। आपके पास मुआवनीन आते भी हैं और इनमें से कुछ लोग, यानी ज़्यादातर लोग किस डिपार्टमेंट से शामिल होते हैं? चूँकि ये भी सुनने में आता है कि ये आते तो उनको उनके साथ मुआवनीन बन के हैं, उनको ताउन करने के लिए आते हैं, लेकिन ख़ुद भी उसी तरह से हज कर रहे होते हैं। तो इन लोगों को कैसे फिर एडजस्ट करते हैं, कैसे अकोमोडेट करते हैं अगर ये लोगों को ताउन नहीं कर रहे होते? ये बहुत बड़ा इशू है, ये मैंने इसको चेक किया है, बहुत बड़ा इशू है मुआवनीन का। इस दफ़ा इन्होंने ये थोड़ा सा ज़रूर लाइन अप किया है कि हर वजारत को इन्होंने एक पोर्शन दिया कि आपकी तरफ से इतने चाहिए, जैसे दो या एक इन्होंने कहा कि इतने आप नॉमिनेट कर दें ऑल्टरनेट नेम के साथ, ठीक है, ताकि हम उनको असेस करेंगे और असेस करके अगर उसमें से कोई एक आदमी नहीं समझ में आता सीरियल वाइज तो फिर हम दूसरे को ले सकें। ठीक, उस हिसाब से हमने तकरीबन ऑलमोस्ट ले लिए हैं। कुछ थोड़ा सा पोर्शन जो है हज मेडिकल मिशन जो है वो तो ज़्यादातर उसमें आर्मी के लोग हैं मेन, और बाकी जो है वो हमारे भी जो सिविलियन हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल से भी जो है वो लोग जो है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के तो हम पुलिस डिपार्टमेंट के मेडिकल के अंदर शायद को थोड़े बहुत होंगे, उनका काम तो ज़्यादा फील्ड का है। अच्छा तलत साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये बेहतर होता है कि जो मुआवनीन है ये उसी जगह से प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे जिनको रास्तों की आगाही भी होती है, मनासिक हज की जो काम है वो भी जानते हैं, ज़बान की भी मुकम्मल उन्हें आगाही होती है, तो बेसिकली इस इशू को इस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है? इसमें हम उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम लेते हैं वहाँ से लोग। इस दफ़ा हम ज़्यादा लेंगे। अच्छा, दो प्रॉब्लम होते हैं, एक तो ये कि उन लोगों के अकामों का शायद मसला होता है, कुछ का अकाम हो तो वो छोड़ के निकल जाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, एक बात। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो लोकल हमारी ज़रूरियात होगी वो तो हम पूरी करेंगे, लेकिन हमें इधर से जो लेके जाते हैं वो ज़रा कमिटेड होते हैं। अच्छा, जो हमारे पास कंपैरिजन पिछले सालों का भी आया है। अच्छा, तो इसलिए हम लोकल लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने कहा वो बात आपने बिल्कुल ठीक की है, हमें उसका एडवांटेज मिलता है, ठीक है, हमें उसका एडवांटेज मिलता है लैंग्वेज का,
रास्तों का, फिर Exactly, sir. जी उनकी सऊदीयन कानून की अवेयरनेस का। जी तो उस हवाले से इस दफ़ा मैंने ये कहा है कि वहाँ से लोकल मावनीन जो है जी वो हम ज़रा ज़्यादा ले लें, उसमें कॉस्ट हमारी कम भी होती है, सही, हाँ काफ़ी कम एग्जैक्टली होती है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा तलहा साहब, चूँकि अब हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी भी है, इस साल पाकिस्तान का जो मुकर्रर कर्जा हज कोटा है उसमें ज़्यादा सीट्स रखी गई थी, मगर दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार, जैसा शुरू में बात हुई कि बहुत कम रहे। तो दूसरी जानब हमने ये भी देखा है कि हुकूमत ने जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम का एक कोटा है उसको बढ़ाया था, जिसके ज़रिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो डॉलर्स के शक्ल में यहाँ पे फ़ॉरेन एक्सचेंज भी अपना भेजेंगे, अपने जो रिश्तेदार हैं वो उनकी अदायगी भी कर सकते हैं। मगर इन तमाम अंदाज़ों के बरक्स हमने देखा कि वो रेशो हमारे सामने नहीं आया, उस तरह से हज दरख्वास्तें जमा नहीं कराई गई। आप क्या समझते हैं कि इसमें महंगाई बहुत बड़ी रुकावट है, या पाकिस्तान का डिवैल्यूएशन, रुपया जो हुआ है, डिवैल्यू हुआ है, वो वजह है, या हज अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है? देखिए, ये जो आपने बात की है, अगर मिसाल के तौर पे जी अगर महंगाई मसला होता या बाकी चीज़ों मसला होता तो मैंने 40,000 दरख्वास्तें मांगी थी, मेरे पास तो 72,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें आई हैं, 72,000 से ज़्यादा आई हैं। अच्छा तो मैंने ये 32,000 अकोमोडेट की हैं उनके कोटे में, ठीक है। जो ओवरसीज़ ने भेजनी थी। जो असल मसला आया है वो ओवरसीज़ का आया है, अच्छा और ओवरसीज़ का मसला ये आया है जो मैं अभी पिछली दफ़ा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की है जी कि वो जो वहाँ से भेज रहे थे डॉलर, उसका रास्ता उन्होंने इस तरह जिग जैग बनाया, हाँ वही जी जी, उसकी हमारी तरसील का मिनिस्ट्री निज़ाम ऑफ ठीक नहीं फाइनेंस है। ने। जी जी और दूसरी बात ये कि जो दूसरा प्रॉब्लम आया है वो पासपोर्ट का है जी कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उनको फैसिलिटेट नहीं किया। जी जब एक पाकिस्तानी नाइकोब के जरिए आता है जी तो अब उसको बना के दे दे पासपोर्ट, उसमें कौन सी हरज है, उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया। और उसके बाद उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा, तो उसमें अगर जो लोग आ सकते थे जी वो नहीं आ सके, जिसकी वजह से 8,000 एप्लीकेशन जो है वो हमारी जो है उसके अंदर उसमें प्रॉब्लम आया। तो कितने डॉलर्स अभी तक आप समझते हैं आपको जो है वसूल हुए हैं, कितने दरकार थे बेसिकली वजारत को? अगर ये 8,000 के वाले से बात करें जी तो उसमें $24 मिलियन चाहिए था। अच्छा, जी, और रिसीव इससे बहुत कम अगर हुआ? 24 नहीं, $8,000, जो 8,000 हमने एक हाँ विड्रॉल जी, किया ब्रैकेट है, में बात कर रहे हैं, इसके लिए ठीक 24 मिलियन चाहिए था। तो मैंने तो कई मरतबा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहा जी। कि आप इन 8,000 को जो है कन्वर्ट कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं एग्री किया। अच्छा उन्होंने सही कहा हमारे पास फाइनेंशियल क्रंच है। अगर वो मान जाते तो ये 8,000 तो फ़ौरन हमारे अभी सही इधर से हाजी जाने के लिए तैयार थे। सही। अच्छा तलहा साहब, हम ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर है महंगाई अब ओवरऑल पूरी दुनिया में हुई है, तो सऊदीया में ने भी अपनी चंद फीसों को बड़ा लाजमी करार दे दिया। आपने देखा उनकी वीज़ा फ़ीस भी है, अगर आप बात करते हैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस भी आ जाती है, बिल्डिंग से किराए भी आ जाते हैं, मिना में जो ट्रेन चलेगी उसके अपने अखराजात होते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत से इस बारे में किसी किस्म की कंसेशन की कोई बात की है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं वहाँ पर गया था और मैंने इस टॉपिक पे काम किया है। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पाकिस्तान को फैसिलिटेट करते हैं जी तो वो ये कहते हैं कि इंडोनेशिया ने क्या कसूर किया, मलेशिया ने क्या कसूर किया है, बांग्लादेश ने क्या किया। फिर उन्हें पूरी दुनिया में अपने पूरे नेटवर्क को चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह मैं किसी के लिए अपना वैट हाँ 16% या 18% है तो मैं उसको 1% नीचे नहीं कर सकता, वो कैसे काम कर सकते हैं। ठीक उन्होंने ड्रास्टिकली बढ़ाए हैं जी। टैक्सेस। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जी 2019 में जो 2600 रियाल के ऊपर इन्होंने पर हाजी के वाले से लिया था, जी आज वो मैं अभी जितनी मैंने बिल्डिंग्स ली हैं, जी मैंने 1900 में भी ली है, अच्छा 2000 में भी ली है, 2100 में भी ली है, अच्छा 2200 में भी ली है, 2300 में भी ली है। बिल्डिंग की कंडीशन और बाकी फैसिलिटीज़, लोकेशन, ये चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो मेरे लिए तो सबसे पहले अब ये क्वेश्चन मार्क बनता है, मैं अभी 2022 को नहीं कैलकुलेट कर ठीक रहा, है 2019 4 साल गुजर गए, जी कितनी महंगाई है 4 साल में। 2600 रियाल के अंदर उन्होंने कैसे लिया? सही। इसका मतलब वो 2600 रियाल में नहीं थी। हाँ, वो इससे भी फिर कम हो सकता था ना बेसिकली। नहीं 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 नहीं, इतना वहाँ पे कुछ सादा आदमी नहीं बैठा हुआ कि वो 2600 रियाल की लेगा। इसका मतलब वहाँ पे करप्शन हुई है। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है बिल्कुल। बहरहाल अब ये तो सर आप इस मिनिस्ट्री के अंदर हैं और आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं जिनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। हज ऑपरेशन में हमारा जो PIA फ़्लाइट है
उनके इंतजाम से आप मुतमिन नज़र आते हैं? चूँकि जो सऊदी सिविल एविएशन है उनको भी कुछ शिकायत, कुछ एतराज़ात हैं, और इसके अलावा और हमारे कौन से स्टेक होल्डर्स हैं फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए? देखिए जी, फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए जो मैं अपना, देखिए मुझे तो उसको नंबरिंग देनी है ना। मैं इस वक्त 4 एयरलाइन से काम कर रहा हूँ। ठीक है। सरीन, एयर ब्लू, सऊदी एयरलाइन, PIA। अच्छा। सरीन और एयर ब्लू जो है वो बहुत ही नॉमिनल उनका है हिस्सा। सऊदी अरब ने तो बहुत अच्छी, सऊदी अरब को मैंने PIA से भी कम दिया है। अच्छा, ठीक। क्योंकि PIA मेरी कौमी एयरलाइन है, ऑब्वियसली उसकी सीटें जो है वो बड़ी बेहतरीन है, इतनी शिकायतें तो फिर भी बेहतरीन हैं है ना? कि वो ना हिलती हैं, ना आगे होती हैं, ना पीछे होती हैं, ऐसा लगता है फट्टे पे बिठाया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे PIA, देखिए बात ये है कि PIA एक डिसास्टर है। हाँ और जी। PIA के साथ मसाइल है। जी हाँ। अब PIA की इज्जत वहाँ पे ये है कि इन्होंने वहाँ पे उनकी गाका जो सऊदी अरब की सिविल एविएशन है उसके भी कर्जदार हैं। तो हाँ, मैं कर्जदार वही तो को कह तो रही हूँ, फिर मुतमिन नहीं है वो कर्जदार लोग को तो फिर प्रायोरिटी नहीं मिलती भी। ना। नहीं मिलती कभी अगर भी। मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ ये लो यार, ये मेरा काम तो कर दो, लेकिन पैसे दूंगा 6 महीने के बाद। जी और एक मैं कहता हूँ हाँ भाई कितने पैसे हैं, ये लो मेरे पैसे। जी। तो वो दोनों कस्टमर में डिफरेंस होता है ना। सही तो सही। इसलिए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, उसके बावजूद जी मैं ये समझता हूँ, वाकई सच मैं कह रहा हूँ कि PIA बुराई के अंदर, मुश्किलात के अंदर उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है। लेकिन मैं उससे मुतमिन नहीं हूँ बहुत। मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मुझे शायद मसाइल फेस करने पड़ेंगे। इस हवाले से डेली मैं इनको बुला रहा हूँ, डेली मैं बुला रहा हूँ। इनका एक जहाज़ खड़ा हो गया, इनके पास जहाज़ ही नहीं है। एक जहाज़ खड़ा हो गया तो आप ये देखिए कि आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ चलेंगी कि जनाब, क्योंकि अल्टरनेट होना चाहिए सर, ना। और अदरवाइज भी 8-8 10-10 घंटे की ताखीर भी तो हो जाती है अभी तो फ्लाइट्स के मैंने अंदर। एक हाँ बात की है, हाँ। उसके बाद अगली बात यही थी अच्छा। कि मेरी जब फ्लाइट इधर से जा रही है और मैंने आना है, उसके पीछे भी बहुत सारे हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने इन्होंने मदीना मुनव्वरा से हाजी उठाना है मिसाल के तौर पे 12 बजे या 1 बजे, जी और वो ये कहता है कि मैं उठाऊंगा रात के 12-1 बजे। तो उस हाजी क्या वो भूखा सोएगा? उसके लिए खाना कहाँ से लेकर आएंगे? बिल्कुल ठीक। फिर वो होटल वाला कहेगा कि भाई आपका तो कमिटमेंट, आप 12 बजे आपको ये चेकआउट करना है, आपको निकलना है इधर से, वरना आप एक दिन का किराया दें, वो पैसे कौन देगा? बिल्कुल ऐसा होता है जी। तो उसके बाद फिर मैंने ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ पे बसें खड़ी की हैं, तो मेरी बसें जो है इंतज़ार करेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो सर। ये बहुत बड़े डिसास्टर हो जाएंगे। जी इस चीज़ को हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा फोकस्ड है वो PIA। अगर PIA ये कामयाब ऑपरेशन कर जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी इसमें क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा। और डेफिनेटली हमें से इसका कोई बैकअप भी रखना चाहिए। लेकिन क्रेडिबिलिटी होती है पास्ट हिस्ट्री से। पास्ट हिस्ट्री बड़ी गंदी है इसकी। इसने मैं एक पुरानी बात कर रहा हूँ, जी मैं आपको सच कह रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं जद्दा में, मेरे साथ मेरी वाइफ थी, मेरी मदर-इन-लॉ थी, 36 घंटे मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। मैंने वहाँ से कंबल लिए, मैंने उनको वहीं पे ज़मीन पे जो है हमने बैठ के गुजारा किया। ये कौन सा तरीका है? पुरसाने हाल नहीं होता अगर फ्लाइट डिलेज हो उसके जाए, बाद तो कोई पूछता ही नहीं है। खाना भी नहीं। अच्छा, जी। किसी के पास अगर रियाल ना हो, वो कितने लोगों को मैंने देखा उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, बेचारे भूखे बैठे हुए थे। अब हर एक के पास अमाउंट भी नहीं है, जब जा रहे होते हैं जी तो आखिरी रियाल भी खर्च करके आए होते हैं। सही तो ये बहुत सारे मसाइल होते हैं, इस चीज़ को एयरलाइन को सोचना होगा। सही बात। सर अब 2-3 सवाल ऐसे हैं जो बड़े ज़रूरी हैं करना भी। अब ये जो हुजाज कराम है सऊदी अरब में, इनको जो कुर्बानी का क्यूपन है वो फराहम करे, कौन फराहम करेगा? और पाकिस्तान हज मिशन जो है वो हुजाज की मामलत करेगा इस हवाले से? जी, इसके अंदर वहाँ पे जो कूपन है अवेलेबल होंगे, लेकिन वो ये जो कूपन है ये हर बिल्डिंग के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेलेबल करा दें। अच्छा और उसकी अमाउंट हर हाजी के पास होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो उसने वहाँ पे अपनी कुर्बानी के लिए पैसे दे के वो टोकन लेना खुद है। ही करना है। हाँ ऐसा जी। ना हो कि कोई हाजी ये समझे कि इस हज का जो पैकेज है इसमें कुर्बानी भी शामिल है। इस हज ये इसलिए पैकेज में क्लैरिफाई कुर्बानी सर शामिल करवाया नहीं है। आपसे। जी अब ठीक। वो बेचारे ये समझें कि इसमें कुर्बानी शामिल है,
तो वो तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा बेचारों के लिए। अच्छा तलहा साहब, अगर दौरान हज या हज के मनासिक जो हैं उनकी अदायगी के दौरान अगर कोई इंपॉर्टेंट दस्तावेज़ किसी की मिसप्लेस हो जाती है, गुम हो जाती है, इधर उधर हो जाती है और वो बंदा बहुत परेशान होता है, तो इस हवाले से मुआवरीन अगर साथ भी हों तो वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं फिर? क्योंकि आप तो अब मिना में हैं या मुज़दलिफ़ा में हैं या आप जमरात गए हैं, वो तो ऐसे जगह हैं जहाँ पर फ़ौरन फिल फौर काम हो भी नहीं सकते, तो उसको कैसे टैकल करेंगे, उसका कैसे हल तलाश किया है मिनिस्ट्री ने? वो तो अब अल्लाह खैर करेगा, जो सर पे पड़ेगी तो उसको देखेंगे कि उसको हल कैसे करना है। लेकिन एक काम मैं करना चाह रहा हूँ, ज़्यादातर ये मसाइल होते हैं अगर मिना मुज़दलिफ़ा से हट के बात करें तो हरम शरीफ में होते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर हम अपना एक वहाँ पर सेंटर छोटा सा उस जगह पे बना दे जहाँ से हाजी पिक एंड ड्रॉप होते हैं, वहाँ पर एक कैबिन या कोई एक जगह या वहाँ पर हो, ताकि अगर किसी को चीज़ मिल दे तो वो कम से कम वहाँ पहुँचा दे, तो एटलीस्ट अगर किसी का मसला हल हो जाए। और जहाँ तक मिना मुज़दलिफ़ा अरफात के वाले से, वहाँ पे भी हम इस तरह का कोई एक नंबर, टेलीफोन नंबर जो है वो अलॉट हो जाना चाहिए कि अगर कोई मसला किसी को दरपेश आता है तो वो वहाँ पे कॉल कर सके। चूँकि अब अगर आप सऊदी अरबिया जा रहे हैं, हर एक के पास तो स्मार्टफोन होता भी नहीं है, तो वो किस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको सऊदी सिम भी लेनी पड़ेगी। वो तो मुआवनीन है ना, उन लोगों को डिप्यूट किया होता है, जो उनको लुक आफ्टर करते हैं मुकम्मल तौर पर। करना चाहिए, करते नहीं। ये तो बड़े अफसोस की बात है ना, करते नहीं है, करना चाहिए। ठीक, इस दफ़ा मैंने मुआवनीन के हवाले से 2 बातें की हैं। एक दिन, और लेटर मैं एफिडेविट भी साइन काफ़ियों से करा चुका हूँ, बाकियों से भी साइन कराऊंगा। अगर एक दिन वो अपनी ड्यूटी से गायब हुआ तो ये TADA लेते हैं, 3 दिन का TADA काटूंगा उनका। अच्छा, हो सकता है से ज़्यादा चौकस हो जाए फिर। अच्छा, दूसरी मरतबा उसने वही हरकत की तो उसको ब्लैकलिस्ट भी कर दूंगा और उसी वक्त जहाज से चढ़ा के वापस हाँ, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, बिल्कुल है। वापस जाए, हमें जरूरत नहीं है, जब ड्यूटी नहीं करनी तो क्या करना हाँ, है। जी बिल्कुल, मैं हाजियों के पैसे से उसको हज तो नहीं करा सकता। हाँ, बिल्कुल सही, ये हाजियों के पैसे हैं जी, बिल्कुल सही, जिसमें ये मुआवनीन जा रहे हैं, ये कोई मेरा पैसा नहीं है जी, या ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नहीं है। ये हाजियों को पता होना चाहिए, ये उनके खादिम है और पूरी ट्रांसपेरेंसी उनको खिदमत करनी है। ये जब इधर बैठ के इधर कहते हैं कि हमने खिदमत करनी है तो भाई खिदमत करें ना आप उनकी। ठीक। अच्छा सर, नेशनल असम्बली में जो सेशन हुआ था उसमें आपने कहा था कि जो सहूलियात एक आम हाजी को मैसर हैं वही सहूलियात जो हैं वो MPs को भी होंगी, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं चाहे वो वफाकी वज़रा हैं, किसी को फ्री हज की सहूलत मैसर नहीं होगी। बड़ा दबंग बयान आपने दिया था, कायम है इस बात पर? इसमें कौन सी 2 राय है भाई? फ्री हज मैं कहाँ से दूंगा? मेरे पास 2 रास्ते हैं, या मैं अपनी जेब से पैसे दूं या वो अपनी जेब से पैसे दें। हिस्ट्री में हुआ है ना सर? हिस्ट्री में हुआ है, हाँ, इस दफ़ा नहीं होगा। हाँ, मैं गलती कर सकता हूँ। गलती क्या है? अगर मेरे से ओवरलुक हो गया जी, या क्योंकि बड़े कॉम्प्लिकेटेड इनके तरीके कार होते हैं, कोई बच के निकल गया तो मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन मेरी नॉलेज से या मेरी इजाज़त से कोई मुफ्त हज नहीं होगा। दैट्स ब्रिलियंट सर, ज़बरदस्त फैसला है। एक बात। दूसरी बात, जो आपने कहा आम आदमी या वो आदमी, देखिए मेरा एक ताल्लुक बनता है किसी से, अगर मेरा किसी से ताल्लुक बनता है जी, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पे आती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे नहीं आती या हाजियों पे नहीं आती जी। अगर वो मेरा मेहमान बनता है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। फिर अगर मैं जिम्मेदार हूँ तो मैं उसके लिए खर्च करूँगा, और अगर मैं खर्च नहीं कर सकता हूँ तो उसको चाहिए कि वो फिर खुद खर्च करे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सही सही। तलहा महमूद साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, वक्त दिया, गुफ्तगू की और बड़ी मुफीद गुफ्तगू भी रही। आपने मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे, उनकी निशानदेही भी की, उसको हल करने की कोशिश भी की। नाज़रीन, हज इंतज़ामात के हवाले से तलहा महमूद साहब ने मक्का मदीना का विज़िट भी किया, और अगर कहीं फिल फॉर फैसलों की ज़रूरत पड़ी तो यकीनी तौर पर उन पर वो अमल दरामद भी करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं हुमैरा राना, मेरे मौसूस मेहमान सेनेटर तलहा महमूद साहब और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हामी नासिर।